हेलो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी अपडेट शेयर करना चाहता हूँ। कल से मेरी वीडियोस रेगुलर अपलोड होंगी। आज की वीडियो नॉर्मल है, लेकिन कल से एक छोटा सा चेंज होगा। मेरी वीडियोस की वॉइस चेंज हो जाएगी। मेरे फोन और वॉइस सेटअप में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इसलिए मैं ऑडियो को पहले की तरह एडिट नहीं कर पा रहा हूँ। इसी वजह से आपको मेरी अपकमिंग वीडियोज में एआई या रोबोटिक टाइप की वॉइस सुनने को मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि आप इस छोटे से चेंज को समझेंगे और एडजस्ट कर लेंगे। मेरा मेन गोल है कि मैं रेगुलर वीडियोज अपलोड करता रहूं और हर दिन आपके लिए और भी बेटर कंटेंट लेकर आऊं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी और भी बड़े और हाई क्वालिटी वीडियोस अपलोड करूं। मेरा फोन अभी थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, इसलिए सब कुछ करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन कोई बात नहीं। मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता रहूंगा और कंटेंट बनाना कभी नहीं छोड़ूंगा। 1 वीक पहले जो वीडियो मैंने अपलोड की थी, उस पर आप सबने इतना प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए दिल से थैंक यू। आपके लाइक्स, कमेंट्स और सपोर्ट ने मुझे और भी मोटिवेट किया है। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जितना ज्यादा आप शेयर करोगे उतनी ही जल्दी चैनल ग्रो करेगा और मैं आप सबके लिए और भी अच्छी वीडियोस ला पाऊंगा। वॉइस चेंज होने के लिए मैं सिंसियरली सॉरी बोलना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी सिचुएशन को समझोगे और पहले की तरह सपोर्ट करते रहोगे। अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लविस विंडिका के ऊपर चांद की रोशनी काफी तेज चमक रही थी। एक शानदार इमारत जिसमें कई ऊंचे टावर्स मौजूद थे, लेकिन जमीन पर हर तरफ मरे हुए मॉन्स्टर्स की लाशें बिखरी पड़ी थीं। इस खूनी मंजर के बीच सिर्फ एक आदमी जिंदा खड़ा था, जो एक विशाल और डरावने शख्स के पैरों को पकड़े हुए था। रोते हुए उसने पूछा कि क्या वो सच में इतने बड़े कत्लेआम के बाद भी बच निकलने की उम्मीद रखता है। दूसरी तरफ लाल जलती हुई आंखों और खौफनाक नजर वाला वह आदमी नीचे हाउस हेल्ड के आदमी को देखते हुए बोला कि क्या उन्हें वाकई लगा था कि वो उनकी हरकतों का पता नहीं लगा पाएगा। उसके मुताबिक यहाँ जो हुआ था वो कोई मैसेकर नहीं था, यह हाउस विंडिका द्वारा दी गई एक सजा थी। ये कहकर उसने उस आदमी की तरफ देखा जिसके चेहरे पर नफरत और कड़वाहट साफ नजर आ रही थी। डार्क लॉर्ड ने अपना शैतानी पंजा उठाया और एक ही वार में उस बेचारे आदमी को खत्म कर दिया। उसकी आखिरी चीख पूरी जमीन पर गूंज उठी और फिर सब कुछ शांत हो गया। जब दोबारा रोशनी छाई, एक और लॉर्ड लेविस विंडिका के किए गए काम पर गुस्से से भरा हुआ था। उसके लिए ऐसा बर्ताव बिल्कुल भी कबूल नहीं था। उसने उस डरावने आदमी को घमंडी और बेवकूफ लड़का कहा। जो आदमी जिम्मेदार था, उसने लेविस को सिर्फ देशद्रोह के सबूत ढूंढने का हुक्म दिया था, पूरे खानदान को मिटा देगा नहीं। ये खून का प्यासा पागल डीमन रेल्म के नियम बिगाड़ रहा था और इस बार वह हद से ज्यादा आगे बढ़ था। ये बात डीमन किंग गमुद विंडिका कह रहा था। लेविस ने तुरंत इस फैसले को चैलेंज किया। उसका कहना था कि उसे हर जगह देशद्रोह के सबूत मिले थे। उसने कहा कि बूढ़ा आदमी भी जानता था कि हाउस हेल्ड के लोग पूरी तरह निकम्मे और भ्रष्ट थे। बगावत का सबूत मिलना एक बात थी, लेकिन पूरे क्लैन का सफाया कर देना बिल्कुल अलग बात थी। गुस्से में लेविस चिल्लाया कि हाउस हेल्ड से चिपके हुए उन बदमाश लोगों की वजह से पक्के सबूत होने के बाद भी उन्हें सजा नहीं दी जा सकती थी। वे अनगिनत बुरे जुर्म करके भी बच निकलते रहे थे। कोई ना कोई तो उन्हें रोकने वाला होना चाहिए था। जब वह बोल रहा था, वहां मौजूद एक खामोश देखने वाला उस पर बहुत ध्यान से नजर रखे हुए था। फिर भी लेविस के पिता उससे बहुत निराश थे। उनके मुताबिक सजा देने का एक सही तरीका और कानूनी प्रक्रिया होती है, और उस प्रक्रिया में उनके बेटे का हिंसा से भरा निजी इंसाफ कहीं फिट नहीं बैठता था। यंग विंडिका अपने पिता की प्रोसीजर और एनफोर्समेंट वाली बातों पर हंस पड़ा। उसके लिए यह सब इतना मजाकिया था कि वह हंसी रोक नहीं पा रहा था। उसने जोर से कहा कि अंधेरा सिर्फ और भी गहरे अंधेरे से ही निकला जा सकता है। उसके हिसाब से मुश्किलों से निपटने का वही सही तरीका था। डीमन रेल्म में जीने का असली कानून भी वही होना चाहिए था। अब तक लड़का पूरी तरह गुस्से से भर चुका था। उसमें सुधार की उम्मीद बहुत कम नजर आ रही थी। उसके पिता ने गहरी सांस भरी और अपने पागलपन की हद तक जज्बाती बेटे को देखा, लेकिन लेविस रुकने वाला नहीं था। वह जिद कर रहा था कि महान डीमन किंग उसकी बात को ध्यान से सुने। उसने कहा कि अगर कोई इतने साफ और जाहिर अंधेरे को भी निगल नहीं सकता, तो हाउस विंडिका खुद को इस रील्म का शासक कहने का हक नहीं रखता। उसके पिता भी जानते थे कि डीमन रेल्म का पूरा सिस्टम नोबल्स के हाथों खिलौना बन चुका था। आखिर वे सब डीमंस ही तो थे, गहरी खाइयों में रहने वाले निर्दयी और खतरनाक राक्षस। यंग लेविस को समझ ही नहीं आता था कि अपनी समस्या सुलझाने के लिए सब कुछ तोड़ फोड़ कर आगे बढ़ने में क्या बुराई है। दुर्भाग्य से उसके पिता उसकी सोच से बिल्कुल सहमत नहीं थे, बल्कि उन्हें अपने बेटे की खतरनाक शॉर्ट साइटेडनेस पर अफसोस हो रहा था। उनके नजदीक ये लड़का एक लाइलाज बेवकूफ था जिसे बदलना नामुमकिन था। और फिर उन्होंने साफ कह दिया कि हाउस विंडिका तभी बच सकता है जब हाउस हेल्ड को पूरी तरह बर्बाद कर दिया जाए। यंग प्रिंस अपनी बात पर अडिग था।
था। उसका मानना था कि हाउस हिल्ट ये सारे जुर्म सिर्फ तख्त पर कब्जा करने के लिए कर रहा था। इसी वजह से उसे इन्वेस्टिगेटर बनाकर भेजा गया था। उसके हिसाब से लोग हाउस हिल्ट के पीछे छुपकर डीमन रेल्म के कानून को नजरअंदाज कर रहे थे। डीमन किंग अपने जिद्दी बेटे को कुछ देर तक देखता रहा और फिर एक भारी सांस भरी। उसे समझ आ गया था कि लड़के को समझाना नामुमकिन है। प्रिंस को पूरा यकीन था कि वो सही है और ऐसे में उसकी सोच बदलना बहुत मुश्किल था। 12 बैक सीट्स और डीमन किंग पहले ही उसकी सजा तय कर चुके थे। ये सुनते ही लड़का हैरान रह गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसे सजा दी जा रही है। लविस विंडिका को डिमोनिक लॉ उड़ने और हाउस हिल्ट का कत्लेआम करने के जुर्म में दोषी ठहराया गया और इस जुर्म के लिए उसे ह्यूमन रेल्म में निकाल दिया जाएगा। एक डीमन के लिए इंसानों की दुनिया से बुरी जगह और क्या हो सकती थी। बेचारा लाविस डर से कांप गया। वह चिल्लाकर बोला कि उसके पिता मजाक नहीं कर सकते। वो उन कमजोर और बेकार इंसानों के साथ रहना नहीं चाहता था, लेकिन उसके जुर्म की कोई ना कोई कीमत तो चुकानी ही थी। डीमन किंग के मुताबिक ये सजा मौत से कहीं बेहतर थी। ह्यूमन रेल्म में उसकी सारी पावर्स सील कर दी जाएंगी और वहां शायद वह सीख सकेगा कि एक असली विंडिका होने की गरिमा क्या होती है। लविस को यह सब बकवास लग रहा था। बेचारा रहम की भीख मांगने लगा। उसने कहा कि हाँ, उसने हाउस हिल्ट के लोगों को मारा था, लेकिन उनकी सोल्स को डिस्ट्रॉय नहीं किया। वे बस थोड़े से मरे हुए थे। लेकिन डीमन लॉर्ड अब उसकी बातें सुनने के मूड में नहीं था। उसने तुरंत सजा लागू करने का हुक्म दे दिया। 12 ब्लैक सीट्स ने अपना काम शुरू कर दिया और डीमोनिक चैंट्स गूंजने लगे। कई बड़े बड़े बैंगनी मैजिक सर्कल्स हवा में उभर आए। यंग डीमन प्रिंस गुस्से से चिल्लाया कि वह इस तरह की बुलिंग कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। दुर्भाग्य से इस मामले में उसकी मर्जी की कोई अहमियत नहीं थी। चाहे वह कितनी भी बार कहे कि उसने कुछ गलत नहीं किया, उसे ह्यूमन रेल्म भेजा ही जा रहा था। जो शख्स पहले से उसे घूर रहा था, उसने अपना हाथ लविस के चेहरे पर रख दिया। अगले ही पल लविस दर्द और डर से चीख उठा जब उसकी सारी शक्तियां सील की जाने लगीं। चश्मा पहने हुए अजीब से आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा कि प्रिंस ह्यूमन रेल्म में अच्छा वक्त गुजारे। जब तक वह वापस आए, यहाँ की सारी जिम्मेदारियां वह संभाल लेंगे। लेकिन लविस को ये एक धमकी जैसा लगा। वह गुस्से से दांत पीसने लगा। अगर वह यहाँ नहीं होगा तो ब्लैक सीट्स जो भी साजिश रच रहे, उससे अपने पिता की हिफाजत नहीं कर पाएगा। लेकिन अब सब कुछ उसके हाथ से निकल चुका था। सजा का असर शुरू होते ही वह दर्द से चीखने लगा। तेज रोशनी, जादुई जंजीरें और शक्तिशाली मैजिक उसके चारों तरफ फैल गया और इसी के साथ लविस विंडिका को ह्यूमन रेल्म में भेजने की सजा सुना दी गई। उसके लिए कुछ सख्त नियम भी तय किए गए। सबसे पहला, जिस इंसानी शरीर में वह रहेगा, उसकी होस्ट की तरह ईमानदारी से जिंदगी जीनी होगी। दूसरा, अपनी नेचुरल लाइफ स्पैन पूरी होने से पहले वह खुद अपनी जान नहीं ले सकता। और तीसरा, उसे किसी भी इंसान का कत्ल करने की इजाजत नहीं होगी। इन नियमों में से किसी एक का भी उल्लंघन करने पर उसकी सोल हमेशा के लिए मिटा दी जाएगी। लविस अब भी चीख रहा था जब अचानक उसकी आंखें ह्यूमन रेल्म में खुल गईं। वह जोर से सांस लेते हुए सीधा उठ बैठा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था और वह एक बिस्तर पर पड़ा था। धीरे धीरे उसके दिल की तेज धड़कन शांत होने लगी। फिर उसने नजर झुकाकर उस शरीर को देखा जिसमें अब वो रह रहा था। खुशकिस्मती से उसकी शुरुआत एक बच्चे के रूप में नहीं हुई थी। हालांकि उसे यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने अपने हाथों की तरफ देखा और तुरंत समझ गया कि ये पूरी तरह इंसानी हाथ थे। जिस शरीर में वह था, उसमें न कोई दांत थे और न ही कोई शक्ति। लड़का अपनी बुरी किस्मत को कोसने लगा और दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर बैठ गया। सच में उसे ह्यूमन रेल्म में फेंक दिया गया था और ये बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। बाम्बी, वह धोखेबाज, इसी सब के पीछे था। लविस ने कसम खाई कि जैसे ही वह वापस डीमन रेल्म लौटेगा, सबसे पहले उस गद्दार को ढूंढेगा और उसके सीन जड़ से उखाड़ देगा। लेकिन फिलहाल वह अपनी बदले की प्लानिंग पर ध्यान नहीं दे पा रहा था, क्योंकि उसका पूरा शरीर दर्द से भरा हुआ था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इतना दर्द क्यों हो रहा है। उसके लिए ये बहुत अजीब था कि इंसानी शरीर इतने कमजोर और दर्द से भरे होते हैं। धीरे धीरे वह खड़ा हुआ और उस बेचारे शरीर को देखा जिसमें वह फंस चुका था। जाहिर सी बात थी कि उसे यह हालत बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसके मुताबिक हाउस हिल्ट के वे निकम्मे लोग आखिरी पल तक बेकार ही रहे। ऊपर से इस घटिया ह्यूमन रेल्म में सांस लेना भी उसके लिए मुश्किल हो रहा था। डीमन रेल्म की तरह यहाँ सल्फर की खुशबू या ऊर्जा कहीं महसूस नहीं हो रही थी। तभी किसी ने उसकी चीखने की आवाज सुनकर कमरे में झांका। वो एक औरत थी। उसने हैरानी से पूछा कि आखिर वो इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहा था। उसने उसे ऊपर कहकर बुलाया, जिसका मतलब था कि वो उससे छोटी थी। लविस उस लड़की को देखकर हैरान रह गया, लेकिन लड़की खुशी से पागल हुई जा रही थी। वो दौड़कर उसके पास आई और खुशी से चिल्लाने लगी कि आखिरकार वो होश में आ गया है। अगले ही पल उसने लविस को जोर से गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसे लगा था कि शायद वो कभी नहीं जाएगा। लविस को समझ आ गया कि ये लड़की उस शरीर की बहन है जिसे वह अब पोजेस कर रहा था। लड़का भौएं सिकोड़कर ऊपर देखने लगा। तब उसने एक थोड़ी बड़ी उम्र की औरत को देखा जो उसे शॉक और डिसबिलीफ के साथ घूर रही थी। शायद वो
उसकी माँ थी। औरत ने उसे मिन्हो कहकर पुकारा और राहत के आंसुओं के साथ रो पई। वो बहुत खुश थी कि उसका बेटा होश में आ गया था। उसके हिसाब से मिन्हो ने बहुत दर्द सहा था, लेकिन लविस को समझ नहीं आ रहा था कि सिर्फ बिस्तर से उठने पर लोग इतना इमोशनल क्यों हो रहे हैं। उसके आसपास सब लोग कुछ ज्यादा ही ड्रामेटिक लग रहे थे और उसे बिल्कुल नहीं पता था कि ऐसी सिचुएशन में रिएक्ट कैसे किया जाता है। आखिर डीमंस एक दूसरे से इस तरह चिपक कर प्यार नहीं जताते थे। उसने सुना था कि इंसानी रिश्ते 3 सबसे बड़े नरकों में से एक होते हैं, और सच कहें तो उसे प्यार, मोहब्बत और गले लगाने वाली बातें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। उसे डर लगने लगा कि कहीं वो इस घुटन भरे माहौल में जिंदा रह भी पाएगा या नहीं। तभी कमरे में एक और आदमी आया। उसका स्वभाव काफी ठंडा और सख्त था। वह न तो उस औरत जैसा नरम था और न ही उस लड़की की तरह इमोशनल। लवीस ने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि ये उसका पिता होगा। माँ खुशी खुशी अपने पति को बताने लगी कि उनका प्यारा बेटा मिन्हो अब होश में आ गया है, लेकिन आदमी का चेहरा बिल्कुल इमोशनलेस था। उसने रोबोट की तरह ठंडी नजर से मिन्हो को देखा। लविस भी उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। फिर उस आदमी ने बस इतना कहा, अब ठीक हो गया है तो कल स्कूल चले जाना। बस इतना ही। न प्यार, न चिंता, न कोई गर्मजोशी, एक बहुत छोटा और ठंडा सा ग्रीटिंग। मिन्हो पूरे 1 हफ्ते से बिस्तर पर पड़ा हुआ था, इसलिए उसका काफी स्कूल का काम छूट चुका था। अगर असली मिन्हो यहाँ होता तो शायद अपने पिता का ये बर्ताव देखकर उदास हो जाता। माँ को अब भी बच्चे की हालत की चिंता हो रही थी। आखिर वह अभी होश में आया था, लेकिन पिता को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। उनके लिए बस इतना काफी था कि लड़का जिंदा है और उठकर बैठ गया है। नया नया ह्यूमन रिल्म में जागा लविस हैरानी से उस आदमी को देखता रहा। तभी उसकी बहन घबराहट भरी आवाज में पूछने लगी कि क्या वह ठीक है, लेकिन लविस का ध्यान किसी और चीज पर था। उस आदमी के अंदर जो ठंडा, अंधेरा और भारी सा ऑरा था, उसने लविस को हैरान कर दिया। काफी वक्त बाद उसे कोई चीज पसंद आई थी, और पहली बार ह्यूमन रिल्म में आने के बाद उसके चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान उभर आई। यही हुई ना बात। ऐसा ठंडा और सख्त रवैया ही तो डीमन रिल्म में आम था। लविस को उसके पिता जैसे ठंडे दिमाग और हिसाब किताब से काम लेने वाले लोग बहुत पसंद थे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कुछ इंसान भी डीमंस की तरह बर्ताव कर सकते हैं। ये बात जानकर उसे सच में खुशी हुई। जब वह अंदर ही अंदर अपने पिता की तारीफ कर रहा था, उसकी बहन उसे अजीब नजरों से देख रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक उसके भाई को क्या हो गया है। तभी लविस को होश आया। वह ह्यूमन रिल्म की किसी भी चीज को पसंद करता हुआ पकड़ा नहीं जाना चाहता था। उसे तब तक बहुत सावधान रहना था जब तक उस शरीर की सारी यादें उसके पास वापस ना जाए। ये वैसे भी समझदारी भरा फैसला था, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि अपने नए परिवार के बारे में बहुत सी बातें हैं जो उसे अभी तक नहीं पता। अगले दिन वह खुद को एक स्कूल में पाता है। डेमन रिल्म में ऐसी जगह नहीं होती थी। उसकी माँ उसे स्कूल छोड़ने आई और प्यार से बोली कि अगर क्लास के दौरान तबीयत खराब लगे तो उसे जरूर फोन करे। लविस ने सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया और धीरे धीरे स्कूल की तरफ बढ़ने लगा, जबकि उसकी माँ अब भी चिंता भरी नजरों से उसे देख रही थी। सच तो ये था कि डीमन रिल्म में वह लगभग 600 साल पहले ही अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था। अब दोबारा इंसानों के साथ स्कूल जाकर बैठना उसके लिए किसी सजा से कम नहीं था। और सबसे बुरी बात यह थी कि उसे उस उम्र में भेजा गया था जहां अब भी स्कूल जाना पड़ता था। उसके लिए यह पूरा मामला एक नरक जैसा था। इंसानी रिश्ते नरक, स्कूल नरक, और ये पूरी ह्यूमन रिल्म भी नरक। क्लासरूम में बैठते हुए उसे याद आया कि इंसान तो 100 साल भी मुश्किल से जीते हैं। इसलिए उसने फैसला किया कि जब तक वह यहाँ है चुपचाप रहेगा और किसी मुसीबत में नहीं पड़ेगा। अगर गुस्से में आकर गलती से किसी इंसान को मार दिया तो उसकी सोल हमेशा के लिए मिटा दी जाएगी, और वह ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। वैसे भी हाउस हेल्ड को खत्म करके उसने अपने पिता के लिए काफी वक्त खरीद लिया था। अब उसका असली मकसद डीमन रिल्म में वापस जाना था। वहां लौटकर उसे अपने पिता का तख्त संभालना था, इससे पहले कि विंडिका रॉयल फैमिली फिर किसी खतरे में पड़ जाए। वह इन्हीं सोचों में डूबा हुआ था कि तभी 2 लड़के क्लास में घुस आए। मिन्हो को देखकर दोनों हैरान रह गए। लविस ने पलटकर उनकी तरफ देखा और सोचा कि अब क्या नया ड्रामा होने वाला है। उनमें से एक लड़का हंसी दबाते हुए बोला, तो बता इतने दिन गायब रहने के बाद लेट फीस लाया है या नहीं। दूसरा, जिसके बाल हल्के रंग के थे, आगे बढ़ा और दोस्ती जताने के बहाने लविस के कंधे पर हाथ रख दिया, लेकिन उसकी पकड़ धीरे धीरे इतनी कस गई कि वह साफ तौर पर धमकी लग रही थी। लविस के मुंह से हल्की सी कराह निकल गई और फिर उसे एक ऐसी बात का एहसास हुआ जिसने उसे हिलाकर रख दिया। उसका शरीर खुद ब खुद डर के मारे सिकुड़ रहा था। यह उसके लिए सबसे बड़ी बेइज्जती थी। एक डीमन प्रिंस होते हुए वह 2 कमजोर इंसानी टीनेजर से डर रहा था, और वह भी ऐसे टीनेजर से जो उसके सामने कुछ भी नहीं थे। तभी उसके दिमाग में यादें वापस आनी शुरू हो गईं। फ्लैशबैक्स की तरह उसे दिखने लगा कि ये दोनों लड़के असल में कौन थे, और सच्चाई जानकर उसका चेहरा सख्त हो गया। ये दोनों काफी वक्त से मिन्हो को बुली कर रहे थे। वे उसका मजाक उड़ाते थे, उसे डराते धमकाते थे और उसे अपना पर्सनल पंचिंग बैग समझते थे। हर बार उसकी बेइज्जती करते और उसके दर्द का मजाक बनाते। उस शरीर का असली मालिक सिर्फ बेबस होकर रोता रहता था और कुछ नहीं कर पाता था। फ्लैशबैक खत्म हुआ। अब लेडीज को समझ आ गया
गया था कि उसके पूरे शरीर में इतना दर्द क्यों था। अच्छी खबर ये थी कि उसका शरीर किसी बीमारी या खराब होने की वजह से दर्द नहीं कर रहा था। बुरी खबर ये थी कि ये सब इन दो नालायक बुलीज की वजह से हुआ था। दोनों हंसने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे। उनका कहना था कि मिन्हो पहले से भी ज्यादा डरपोक और कमजोर हो गया है, और क्योंकि वो स्कूल वापस आ गया था इसलिए उसे एक स्पेशल वेलकम मिलना चाहिए। लेविस हैरान रह गया जब उसे पता चला कि ये लोग सिर्फ उसकी पिटाई ही नहीं करते थे, वे उससे पैसे भी वसूलते थे। ये सुनकर यंग डीमन प्रिंस को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। डीमन रेल्म में भी इज्जत की कुछ हद होती है, लेकिन यहाँ तो एक डीमन प्रिंस को दो मामूली इंसानी बच्चे लूट रहे थे। इस वक्त लेविस को दो मामूली बुलीज परेशान कर रहे थे और ये बात उसके लिए हद से ज्यादा बेइज्जती वाली थी। उसे अपने स्कूल के पुराने दिन याद आ गए। जब वह छोटा था तब एक टीचर ने क्लास में इंसान की तस्वीर दिखाई थी। उस तस्वीर को देखकर लगभग सारे डीमन स्टूडेंट्स घिन से भर गए थे। न सींग, न शक्ति, और ऊपर से इतना कमजोर रूप। उनकी डीमन टीचर मुस्कुराकर बोली थी कि इंसान वाकई बेहद घटिया प्रजाति है जो अपनी कमजोरी छुपाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, टीचर ने यह भी कहा था कि इंसान इतने बेवकूफ होते हैं कि कभी डीमंस की पूजा करते हैं और कभी एंजल्स की। उस वक्त यंग लेविस ने नाक सिकोड़ते हुए कहा था कि ऐसे बेकार इंसानों को तो देखते ही जला देना चाहिए। टीचर ने भी उसकी बात से सहमत होते हुए कहा था कि अगर कभी किसी इंसान से सामना हो तो उसकी घटिया सोच को मिट्टी में मिला देना ही सबसे बेहतर रास्ता है। और आज एक मामूली इंसान उसे बुली कर रहा था। डीमन किंग के तख्त का वारिस होते हुए उसके लिए यह अपमान बर्दाश्त के बाहर था। लेविस को यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई इतना कमजोर और निकम्मा इंसान उसके साथ ऐसा बर्ताव कर सकता है। उधर बुली बिल्कुल आराम में था। उसके लिए दूसरों को परेशान करना रोज का काम था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका अब आने वाला है। अचानक एक हाथ उसके बालों में जाकर जाम गया। बुली हैरान रह गया। अगले ही पल उसका चेहरा जोर से डेस्क पर दे मारा गया। लेविस ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। जो लोग उसे छूने की हिम्मत करते थे उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए थी, इसलिए उसने सीधा बदला लेना शुरू कर दिया। दूसरा बुली ये सब देखकर शॉक में आ गया और तुरंत अपने दोस्त को बचाने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन उसी वक्त लेविस ने कुछ अजीब महसूस किया। उसकी मैजिक उस लड़के की मूवमेंट पर रिएक्ट कर रही थी। ये देखकर वह खुद हैरान रह गया। उसकी पावर्स तो ह्यूमन रेल्म में सील हो जानी चाहिए थी। अगर मैजिक अब भी काम कर रही थी तो कम से कम इन कमजोर इंसानों से निपटने के लिए वह काफी थी। दोनों बुलीज गुस्से में चिल्लाने लगे। उन्होंने पूछा कि क्या लगभग मरने के बाद उसका दिमाग खराब हो गया है। लेविस ने ठंडी नजर से उन्हें देखा। शायद हो गया हो, लेकिन अगर वे लोग खुद लगभग मरना नहीं चाहते तो उन्हें अगली बार किसी को बुली करने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। दूसरे बुली ने गुस्से में एक जोर का पंच मारा, लेकिन लेविस ने उसे आराम से डॉज कर दिया, बिल्कुल फ्लॉलेस। तब उसने एक और बात नोटिस की। लगता था कि जब लोग उसकी बेइज्जती करते या उसके खिलाफ दुश्मनी दिखाते तब उसकी मैजिक और एक्टिव हो जाती थी। यानी मैलिस और मैजिक के बीच कोई कनेक्शन था। ये उसके लिए एक नई डिस्कवरी थी, लेकिन शिकायत करने का कोई सवाल ही नहीं था। लेविस ने तुरंत मौका देखा और पूरी ताकत से उस बुली को मुक्का दे मारा। इतना जबरदस्त वार था कि लड़का सीधा उड़ता हुआ लॉकर से टकरा गया। पूरा क्लासरूम सन्न रह गया। सब स्टूडेंट्स शौक और डर से जम गए। जो लड़का हमेशा क्लास का पंचिंग बैग बना रहता था, जो कभी किसी के सामने आवाज नहीं उठाता था, वही आज अपने बुलीज की धुलाई कर रहा था। ये मंजर किसी को समझ नहीं आ रहा था। लेविस की मैजिक ह्यूमन रेल्म में सील होनी चाहिए थी, लेकिन लगता था कि इंसानी शरीर में भी उसकी शक्ति दुश्मनी और नफरत पर रिएक्ट कर रही थी। उसके लिए ये किसी सपने से कम नहीं था। तभी किसी ने हैरानी से आवाज लगाई, मिनो, जैसे वो उसे पहचान ही नहीं पा रहा हो। इस बीच पहला बुली फिर से खड़ा हो गया। अब उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। बदला लेने के लिए उसने पास रखी एक कुर्सी उठा ली। क्लास में मौजूद चश्मा पहना हुआ एक लड़का घबराकर चिल्लाया, मिनो संभल। लेकिन लारिस की स्पीड कुछ और ही थी। वह इतनी तेजी से मुड़ा कि किसी को समझने का मौका ही नहीं मिला, और अगले ही पल उसका एक जबरदस्त किक सीधा बुली के पेट में जा लगा। लड़का हवा में उछलकर दूर जा गिरा। पहला बुली जमीन पर लड़खड़ा गया। शौक और दर्द से उसकी सांस फूल रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका शिकार इतनी बेरहमी से पलटवार करेगा। गुस्से में उसने फिर मिनो को कमजोर कहा, लेकिन ये बात ज्यादा असर नहीं कर रही थी। आखिर वह खुद जमीन पर पड़ा हुआ था और पेट पकड़कर करा रहा था। उस हालत में उसकी बात बिल्कुल भी दमदार नहीं लग रही थी। लेविस ने उसकी तरफ देखकर ठंडी मुस्कान दी, फिर बोला, ह्यूमंस अक्सर अपनी कमजोरी छुपाने के लिए और ज्यादा घटिया हरकतें करते हैं। उसने थोड़ा झुककर बुली की आंखों में देखा। बताना जरा, इतनी गालियां देने और धमकियां देने से क्या तुम खुद को मजबूत महसूस करते हो? लेकिन लेविस को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपना पैर पीछे खींचा और पूरी ताकत के साथ उस बेवकूफ के जबड़े की तरफ एक जबरदस्त किक मारी। अगले ही पल लड़का सच में हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। ये देखकर सबकी आंखें फट गईं। तब लेविस को एक और दिलचस्प बात समझ आई। उसकी मैजिक की असली ताकत इंसानों की नफरत, बद्दुआओं और बुरी नीयत से बढ़ रही थी। यानी जितना ज्यादा लोग उसके खिलाफ जहर उगलते उतना ही वह मजबूत होता जाता। उसके लिए ये किसी खजाने से कम नहीं था। क्लासरूम में अब पूरी हलचल मच चुकी थी। सब स्टूडेंट्स एक ही बात कर रहे थे, मिनो ने तेवू और सॉन्ग जून को हरा दिया था, और वह भी इतनी आसानी से। जो लड़का कल तक सबका पंचिंग बैग था, आज वही सबसे खतरनाक इंसान लग रहा था। उधर लेविस के लिए ये पूरी सिचुएशन एक शानदार खबर थी। अब उसे समझ आ गया था कि ह्यूमन रेल्म में सरवाइव कैसे करना है। उसे बस 2 काम करने थे। पहला, चुपचाप अपनी सजा का वक्त पूरा करना, और दूसरा, किसी इंसान को मारना नहीं।
बस अगर वह इतना कर ले तो आखिर में डीमन रेल्म वापस लौट सकता था। और सबसे अच्छी बात यह थी कि इंसानों की दुश्मनी उसकी मैजिक को और मजबूत बना रही थी। ये सोचकर उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। उसकी आंखों में वही पुरानी डीमन वाली चमक लौट आई। पूरा क्लासरूम खामोश हो गया। सब उसे डर के साथ देख रहे थे। फिर लैरिस ने धीरे से आसपास नजर दौड़ाई। उसके चेहरे पर इतनी डरावनी मुस्कान थी कि कई स्टूडेंट्स का रंग उड़ गया। और फिर उसने पूछा, तो और कोई है जो मुझे गाली देना चाहता है? उसकी आवाज में अजीब सी एक्साइटमेंट थी, जैसे वह सच में किसी के उसे बुरा भला कहने का इंतजार कर रहा हो। वह आगे बढ़ा और फिर बोला, चलो कोई तो कुछ बोलो। उसके चेहरे पर एक असली डीमन जैसी मुस्कान फैल गई। और सबसे खतरनाक बात यह थी, लाविस वाकई उम्मीद कर रहा था कि कोई उसे फिर से बुरा भला कहे, क्योंकि अब उसे पता चल चुका था कि हर नफरत भरा लफ्ज उसकी शक्ति को और ज्यादा बढ़ा रहा था।